हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अमित एकेडमी में, जहां आप सभी को क्लास 10th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज है अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सेशन 3। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा क्विक रहने वाला है, क्योंकि पहले दो सेशंस में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, अच्छे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। सेशन 3 में हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस को देखेंगे, और जो अपने छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को देखकर एक बार इस सेशन को एंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 3। तो भाई सेशन 3 का स्टार्ट अपन एक क्वेश्चन से करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखो। तो सबसे पहले करना क्या है अपने को, सबसे पहले क्वेश्चन को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। इतने बड़े क्वेश्चंस और ऐसे डायग्राम को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्वेश्चंस को पढ़ो और समझो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड अ रिम ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो भाई ये क्या है अपना, ये सर्कल एक पुली है और इस पुली का रेडियस अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर। वन पॉइंट, और एक और चीज, इस पुली के ऊपर हम लोगों ने एक इलास्टिक बेल्ट, मान लो एक रबड़ की बेल्ट है जो कि हम लोगों ने इस पुली के ऊपर लगा रखा है। वन पॉइंट ऑफ द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। अब यहां पर ये जो इलास्टिक बेल्ट था इसे अपन ने पकड़कर इस तरह स्ट्रेच किया, तो ये कुछ इस तरीके का बेल्ट हो जाएगा। क्लियर? अंटिल इट इज एट पी पॉइंट तक हम लोगों ने उस इलास्टिक बेल्ट को स्ट्रेच किया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। और ये जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कहां से? इस पुली के सेंटर से। इसके बाद कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। अब इस पुली के साथ जितना इलास्टिक बेल्ट जो कांटेक्ट में है इस पुली के साथ, उसका लेंथ अपने को निकालना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन विजुअली एक बार समझते हैं। मान के चलो ये जो रिम है, ये अपने पास में ये एक पुली है। क्लियर है? ये क्या है, ये अपना एक पुली है। पुली के ऊपर देखो एक इलास्टिक बेल्ट लगा है, सभी को दिख रहा होगा। ये पुली के पास में एक इलास्टिक बेल्ट लगा है। क्लियर है? अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, इस इलास्टिक बेल्ट को स्ट्रेच किया। कहां तक? पॉइंट पी तक स्ट्रेच किया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि मेरे से ही पूछ रहा है कि ये जो इलास्टिक है जो रिम के साथ कांटेक्ट में है, इसका लेंथ मेरे को निकालना है। तो एक बात बताओ तुम, ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि ये दो जो इलास्टिक बेल्ट का जो पार्ट है ये इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट बनता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने सर्कल चैप्टर पढ़ रखा है, और ये बनता हुआ कैसा दिख रहा है, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये सभी को क्लियर है? देखो यहां पर ये बात क्लियर हो रही है। तो यही सेम एग्जांपल यहां पर है। ये अपना इलास्टिक बेल्ट है, ये अपना एक पुली है, इसके ऊपर एक इलास्टिक बेल्ट लगा है। इस इलास्टिक बेल्ट को अपन ने पॉइंट पी तक स्ट्रेच किया। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट बनता हुआ दिख रहा है भाई, ये बनता हुआ दिख रहा है कि इस सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ये बात क्लियर है? मेरे को लेंथ किसका निकालना है, मेरे को लेंथ निकालना है, मेरे को लेंथ निकालना है मेरे को लेंथ निकालना है इस वाले, मेरे को लेंथ निकालना है ये वाला जो स्ट्रिंग, ये वाला जो इलास्टिक स्ट्रिंग है इसका लेंथ निकालना है। ये बात क्लियर है सभी को कि मेरे को इसी वाले इलास्टिक स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, क्योंकि यही इलास्टिक स्ट्रिंग जो है वो इस पुली के साथ कांटेक्ट में है। ये बात क्लियर है? अब बताओ इस लेंथ को अपन निकालेंगे कैसे, इस लेंथ को अपन निकालेंगे कैसे? तो देखो ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये एक मेजर सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। ये है क्या भाई, मेजर सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। ये बात क्लियर है सभी को? और सेक्टर में लेंथ ऑफ द आर्क तुम निकालते कैसे थे? तो सेक्टर में लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता था, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यही होता था लेंथ ऑफ द आर्क। अब मेरे को चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू चाहिए। और थीटा का मतलब क्या होता था, इस थीटा और इस थीटा में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है।
इस थीटा और इस थीटा में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल ऑफ द सेक्टर। बात क्लियर है? एंगल ऑफ द सेक्टर को अपन सिंपली जनरलाइज कर थीटा कह देते हैं, लेकिन ये थीटा और इस थीटा में अपने को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये दो अलग चीजें हैं। अब तुम बताओ एंगल ऑफ द सेक्टर का मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ द सेक्टर का मतलब हुआ ये वाला एंगल, इस मेजर सेक्टर के लिए ये वाला एंगल हुआ एंगल ऑफ द सेक्टर। अब बताओ इस वाले एंगल को तुम निकालोगे कैसे? इस वाले एंगल को तुम निकालोगे कैसे, ये सोचो। इस वाले एंगल को तुम निकालोगे कैसे? तो देखो, अगर मेरे को ये एंगल थीटा पता लग जाए, अगर मेरे को ये वाला एंगल थीटा पता लग जाए, तो अपन मेजर सेक्टर के एंगल ऑफ द सेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस एंगल के थीटा को तुम कैसे निकालोगे भाई? तो थीटा का कॉन्सेप्ट, अपन थीटा को कैलकुलेट कहाँ करते थे? ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहली रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या यहाँ कहीं पर भी तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? तो जिन बच्चों को सर्कल का कॉन्सेप्ट याद होगा उन्हें यह पता होगा कि भाई टेंजेंट रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाती है। ये क्लियर है तुम्हें? तो भाई ये तो 90 डिग्री है, तो ओ ए पी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मेरे को ओ ए पी इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो भाई ओ ए पी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब और क्या है? अब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को याद करो। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से तुम्हें एक चीज तो पता है कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस। और जो बच गया सो क्या होता है? बेस। क्लियर है यहाँ पे? तो ट्रायंगल ओ ए पी में तुम्हें पता क्या क्या है? तुम्हें हाइपोटेनियस पता है 10 सेंटीमीटर, और तुम्हें बेस पता है 5 सेंटीमीटर। बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, ये बताओ। तो तुम्हें याद आ रहा होगा कि भाई कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच। तो ट्रायंगल ओ ए पी में बी क्या है? बी है ओ ए, और एच क्या है? एच है अपना ओपी। ये बात भी सभी को क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल, कि भाई ट्रायंगल ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को मिलता है, अपन इस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। ट्रिग्नोमेट्री में अपने को करना क्या है? सबसे पहले अपन जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, उस एंगल के रिस्पेक्ट में मेरे को चेक करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, बेस कौन सा साइड है, और हाइपोटेनियस कौन सा साइड है। इसके बाद क्या देखेंगे कि मेरे को कौन से दो साइड्स का मेजरमेंट पता है, और उन दो साइड्स, जिन दो साइड्स का मेजरमेंट पता होगा, उन दो साइड्स के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो देखो, इस ट्रायंगल के केस में मेरे को बेस और हाइपोटेनियस पता है, और ये भी पता है कि बेस और हाइपोटेनियस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, तो वो है cos थीटा। तो अपन ने cos थीटा इज बी अपॉन एच। अब बताओ ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर, और ओपी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो cos थीटा इज 1/2। देखो cos थीटा की वैल्यू 1/2। अब अपन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती कब है? जब cos 60 डिग्री के केस में। तो cos 60 डिग्री लिख सकते हैं ना 1/2 को, cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो यहां से ये जो थीटा है इसकी वैल्यू हो गई भाई 60 डिग्री। अब जैसे ही थीटा की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर लिया, जैसे ही थीटा की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर लिया, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। अब देखो, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अब सर्कल के एक और कॉन्सेप्ट को यूज करो। कौन सा? पॉइंट पी से ये दो टेंजेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, पी ए और पी बी। अपने को ये बात पता है कि टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटेंड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, सर्कल के कॉन्सेप्ट से। जिन भी बच्चों को ये पॉइंट्स नहीं पता है, देखो उनके लिए क्वेश्चंस करना थोड़ा टफ होगा, इसीलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पहले तुम्हें सर्कल चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को तुम बहुत आसानी से समझ पाओ और ऐसे क्वेश्चंस को तुम बहुत आसानी से कर पाओ। अब देखो, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो टोटल ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 120 डिग्री। जैसे ही ये एंगल 120 हुआ, तो क्या तुम ये एंगल नहीं बता सकते? तो 360 माइनस 120 कितना निकल कर आया भाई? 240 डिग्री। और ये एंगल जैसे ही 240 डिग्री आया, अब बता दो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू हो गई 240 अपॉन
360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो तुम यहां से लेंथ ऑफ द मेजर सेक्टर निकाल लिया, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द मेजर सेक्टर। और यही क्या है, यही है अपना लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम। तो यहां से अपना एक क्वेश्चन का पार्ट तो हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइंड द शेडेड एरिया। अभी ये जो शेडेड एरिया है अपने को उसको कैलकुलेट करना है। अब वीडियो को पॉज करके तुम थोड़ा कैलकुलेट करो, शेडेड पोर्शन का एरिया तुम कैसे निकालोगे। वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ा कैलकुलेट करो, कैसे अपन निकालेंगे। तो देखो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन सबसे पहले अपन लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझते हैं। तो यहां से क्या अपन ये लिख सकते हैं क्या कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें से अगर अपन इस वाले सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लें, इस वाले सेक्टर के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये जो येलो कलर का क्वाड्रिलेटरल है इसमें से इस सेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें इसके एरिया को, तो मेरे को एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकल कर मिल जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ भी आ रहा होगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर तो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को एंगल ऑफ द सेक्टर भी पता है और रेडियस भी पता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या तुम एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेट कर सकते हो? क्या तुम इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो? तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल को कैलकुलेट करना तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, तुम कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल अपने को पता नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, बाकी इन दो एंगल्स के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं। तो एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल के एरिया को कैलकुलेट करना तो भाई मुश्किल है। तो अब अपन क्या करें, अब बताओ अब क्या करोगे, प्लान 2 क्या है तुम्हारा? तो मेरे को यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा था, और राइट एंगल ट्रायंगल में अपन एरिया बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से इस वाले सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। और जैसे ही इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा, अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस कंप्लीट शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ये चीज ज्यादा फिजिबल है, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आ जाओ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताना क्या होगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताओ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तुम कैसे लिखोगे? तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAC। अगर ट्रायंगल OAP के एरिया में से अगर अपन सेक्टर OAC के एरिया को मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरे को इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। और इसी को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगर ये चीज क्लियर है तुम्हें, तो तुम इस बात में अब कोई दिक्कत है नहीं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAP क्या होगा भाई, हाफ OA इंटू AP माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OAC क्या होगा, थीटा की वैल्यू अपने को हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है कि थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से 2 इंटू 1/2। OA की वैल्यू कितनी है 5, AP की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो AP की वैल्यू अपन आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे इन ट्रायंगल OAP भाई पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या कह सकते हैं भाई, OP स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। इतना बेसिक है, सभी को आता है। अभी OP स्क्वायर क्या हो गया 100, OA स्क्वायर 25 प्लस AP स्क्वायर, तो AP की वैल्यू कितनी हो गई 75
तो AP की वैल्यू होगी 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AP की वैल्यू क्या होगी 5√3 माइनस ये 6 टाइम्स, तो 1/6, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 5 स्क्वायर। अब तुम यहाँ से 5 का स्क्वायर कॉमन निकाल के इस चीज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेशंस में अपन कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट्स को अपने को समझते चलना है। तो ये देखो एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा बट ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। एक बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम तुम्हारा लगेगा नहीं। अब बताओ तुम मेरे को, मान लो कोई एक और फिगर है मेरे पास, मान लो ये एक स्क्वायर है मेरे पास, क्लियर? नहीं तो स्क्वायर नहीं लेते, इसको रेक्टेंगल लेते हैं। चलो मान लो ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, इस रेक्टेंगल का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये 14 सेंटीमीटर। यहां पर हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया O A B C D। मेरे को चाहिए क्या, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया चाहिए। अरे बताओ इसका, इस शेडेड पोर्शन का एरिया तुम कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, इस कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया से, रेक्टेंगल के एरिया से क्या करना होगा अपने को, ये जो सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के एरिया को, इस सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस चैप्टर में इसी तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें तुम्हें अब आगे सॉल्व करते जाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस को। अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है मतलब ऐसे क्वेश्चंस में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो तुम मेरे को ये बताओ कि सेगमेंट का मतलब क्या हुआ। तो सेगमेंट एक ऐसा रीजन है जो दो, सेगमेंट एक ऐसा रीजन है, कैसा, जो एक कॉर्ड और आर्क के बीच में आता हो। तो भाई सेगमेंट है क्या, सेगमेंट दो कॉर्ड, सेगमेंट एक कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होगा इसे अपन क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। ये बात क्लियर है? तो ये जो पिंक से तुम्हें जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये अपना एक सेगमेंट है, क्योंकि ये जो रीजन है वो एक कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है, इसीलिए इसको अपन सेगमेंट कहेंगे। अगर ये वाला पोर्शन सेगमेंट है, अगर ये वाला पोर्शन सेगमेंट है तो ये वाला पोर्शन क्या है, अगर ये वाला सेगमेंट, पिंक वाला पोर्शन अगर सेगमेंट है तो ये रेड वाला पोर्शन बताना क्या होगा। तो ये रेड वाला पोर्शन भी एक सेगमेंट है। क्यों भाई, क्योंकि देखो ए बी कॉर्ड है और कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है इसे अपन सेगमेंट कहते हैं। तो ये रेड वाला जो रीजन है वो भी एक कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है, तो रेड वाला रीजन भी क्या होगा अपना, रेड वाला रीजन भी सेगमेंट होगा। एक चीज अब ऑब्जर्व करो, यहां पर एक बात ऑब्जर्व करो, ये जो नीचे वाला सेगमेंट है, जो पिंक वाला सेगमेंट है, ये माइनर आर्क से मिलकर बन रहा है। येलो वाला जो आर्क है ये क्या है, ये माइनर आर्क है। तो इस वाले सेगमेंट को अपन कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है, इसे अपन कहेंगे एक मेजर, इसे अपन कहेंगे एक मेजर, मेजर सेगमेंट, इसे अपन कहेंगे एक मेजर सेगमेंट। ये बात भी क्लियर है? अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा क्या, इस वाले माइनर सेगमेंट का एरिया ऐड कर ले और इस वाले मेजर सेगमेंट का एरिया ऐड कर ले, तो क्या मिलेगा मेरे को, मिलेगा एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ, ये बात भी क्लियर है। अब सेगमेंट का मतलब तो मेरे को क्लियर हो गया। अब तुम ये बताओ, यदि मेरे को ये वाले, ये जो पिंक पोर्शन का जो सेगमेंट है, ये जो पिंक पोर्शन वाला सेगमेंट है, इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे इस पिंक पोर्शन का, या फिर ऐसे कह लो कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो पिंक से शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो तुम कैसे करोगे, ये बताओ। तुम सेगमेंट्स छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तुम मेरे को बस इतना बताओ कि ये जो शेडेड पोर्शन है
इसका एरिया तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि सर्कल का जो सेंटर है, मान लो ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से अपन पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी को अपन कनेक्ट कर लिए। जैसे ही तुम पॉइंट ए और पॉइंट बी को सेंटर से कनेक्ट करोगे, तुम्हें एक जाना पहचाना सा फिगर बनता हुआ दिखेगा। और वो जाना पहचाना सा फिगर क्या है भाई? एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? जैसे ही सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि क्यों ना इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर ले, तो मेरे को एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। और एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन है क्या भाई? यहाँ पर एरिया ऑफ द सेगमेंट है। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? अब मेरे को चाहिए क्या? इस सेगमेंट, इस सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मान लेते हैं अगर इस सर्कल का रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, तब तो अब कुछ बचा ही नहीं एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए। अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस r है, तो अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सेक्टर के एरिया को तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, तुम ट्रायंगल OAB के एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ? ट्रायंगल OAB के एरिया को ही तो कैलकुलेट करना एक मास्टर स्ट्रोक होगा यहाँ। तो तुम ट्रायंगल OAB के एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता क्या है भाई? जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। यही होता है। बेस अपना AB है। अब हाइट के लिए क्या करना होगा? हाइट के लिए अगर अपन एक काम करें कि क्यों ना सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, क्यों ना सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें AB के ऊपर, और इस पॉइंट को अगर अपन L कह लें, तो OL क्या हो गया अपना? OL अपना हो गया एरिया, ये हाइट। तो अभी एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ बेस है AB और ये जो हाइट है वो क्या है? OL। तो यहां तक तो सभी को क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो अभी आ जाओ प्रॉपरली एरिया ऑफ द सेगमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो सेगमेंट था क्या? सेगमेंट ये वाला पोर्शन था। इसी वाले पोर्शन के एरिया को अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लेते हैं रेडियस O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर ये एंगल थीटा है, क्लियर है सभी को ये यहां तक? तो तुम बताना एरिया ऑफ द सेगमेंट को तुम लिखोगे कैसे? एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट अपन क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस इस सेक्टर के एरिया में से अपन क्या माइनस करेंगे? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सेक्टर को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB सेक्टर में से अगर ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर ले तो मेरे को सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। ठीक है, इस चीज के लिए अपने को कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ी? तो अपन ने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन किया, हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OL हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। कहां से? सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया? सेंटर ऑफ द सर्कल से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहां पर? AB कॉर्ड के ऊपर। अब जैसे ही अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तुम्हारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए सर्कल चैप्टर से। वो कौन से पॉइंट्स? जैसे ही हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, वो करता क्या है? वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया AL इज इक्वल्स टू LB। सबसे पहली बात। दूसरी बात और क्या होती है? दूसरी बात और क्या होती है कि ये जो परपेंडिकुलर OL होता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है। किसका एंगल बाइसेक्टर होता है? दो रेडियस के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कंप्लीट एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 और ये एंगल भी थीटा बाई 2।
क्यों? क्योंकि OL क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। किसका? एंगल AOB का। अभी जिन बच्चों को ये बातें क्लियर नहीं हो रही हैं या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर तुम्हें समझना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो तुम क्या यहां पर ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल OLA, ट्रायंगल OLA और ट्रायंगल OLB को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते आसानी से। एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों भाई? OA OB के इक्वल, रेडियस AL LB के इक्वल, अपन उस पॉइंट से जानते हैं, और OL क्या है अपना? कॉमन है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। होगा। क्लियर है? तो अब यहां से मेरे को ये बताओ कि ये एंगल तो θ/2 है। OA अपने को पता है R, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को सिर्फ OL चाहिए और AB चाहिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए। तो एक बार पहले इस चीज को लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर OAB होगा क्या? तो ये तो होगा θ/360 इंटू पाई R²। थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है थीटा, रेडियस की वैल्यू R है। अपन एक जनरलाइज्ड अप्रोच से अभी चल रहा है। मेरे को चाहिए क्या? एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB क्या होगा? हाफ AB इंटू OL। अभी ना तो मेरे पास AB की वैल्यू है, ना तो मेरे पास OL की वैल्यू है। तो तुम बताओ AB और OL की वैल्यू तुम निकालोगे कैसे? AB और OL की वैल्यू तुम निकालोगे कैसे? तो मेरे को एक बात पता है कि यार अगर OLA एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये पॉइंट O, ये पॉइंट L, ये पॉइंट A, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OA क्या है अपना? OA रेडियस है। ये एंगल क्या है? ये एंगल θ/2 है। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए OL और मेरे को चाहिए क्या? चाहिए AL चाहिए। अब बताओ क्या तुम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके OL और LA की वैल्यू निकाल सकते हो? तो यहां पर देखो, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपन ये डिसाइड करेंगे कि भाई परपेंडिकुलर क्या होगा। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो बच गया सो बेस। तो मेरे पास में हाइपोटेनियस की वैल्यू है, मेरे को P और B निकालना है। तो तुम सबसे पहले अपन P निकाल लेते हैं। तो बताओ P परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? तो P और H के बीच में मेरे को पता है साइन थीटा। तो अपन अगर यहां से लिखें साइन θ/2, साइन θ/2 की वैल्यू क्या होगी? P/H। P की वैल्यू कितनी हो गई? AL और H मेरे को पता है। H की वैल्यू क्या? OA। अब बताओ AL की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है और OA की वैल्यू R है। तो AL की वैल्यू तुम क्या लिख सकते? AL की वैल्यू अपन लिख सकते क्या? R इंटू साइन θ/2। AL की वैल्यू अभी अपने को निकल कर आ गई, R साइन θ/2। क्लियर है? थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। अब मेरे को और क्या चाहिए? तो भाई AL P की वैल्यू तो निकल गई, अब मेरे को चाहिए B की वैल्यू। तो B और H के बीच में कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? तो cos थीटा। तो cos θ/2 इज B/H। अभी B की वैल्यू कितनी है? OL और H की वैल्यू कितनी है? R। तो यहां से तुम OL की वैल्यू कितनी निकाल लिए? तो OL की वैल्यू हो गई R cos θ/2। ये बात भी सभी को क्लियर है? अगर इतनी बात तुम्हें क्लियर है तो तुम मेरे को ये बताओ, कि अभी मेरे को अब चाहिए क्या? AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू होगी क्या? AB की वैल्यू क्या होगी? अगर AL की वैल्यू है R sin θ/2 तो AB की वैल्यू क्या होगी? तो AB को क्या अपन 2 टाइम्स ऑफ AL नहीं लिख सकते? AB को 2 टाइम्स ऑफ AL नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। देखो AL इज इक्वल्स टू LB। तो AB की वैल्यू आ जाएगी 2R साइन θ/2। ये बात भी क्लियर है? जैसे ही तुम यहां तक पहुंच गए, अब तुम बताना मेरे को, ये तो θ/360 इंटू पाई R² माइनस हाफ AB की वैल्यू
2r साइन थीटा बाई 2, ओ एल की वैल्यू r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2। क्लियर है? ये 2 से ये 2 कैंसल आउट। अब अपन इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये वाला टर्म तो हो गया, इधर क्या हुआ? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये बचा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब तो यहां से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। इधर क्या बचेगा? पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यही क्या है अपना? यही है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब अपने को क्या करना है? इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या अगर तुम्हारे क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने को आता है तो या तो तुम इस पूरे, जैसे अपन ने डिराइव किया है इस चीज को, या तो तुम इस मेथड से जा सकते हो, या तो तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले को याद रखना एक ज्यादा बेटर अप्रोच होगा। तो देखो भाई, फॉर्मूला है क्या? सबसे पहले तो अपन एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें या एरिया ऑफ द सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट है किसका पार्ट? सर्कल का, और सर्कल में आता क्या है? रेडियस। तो सबसे पहले रेडियस का स्क्वायर, उसके बाद पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल अपन ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का रेडियस अपने को गिवन है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक आर्क है, ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो मान लेते ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है, बी है, और ये वाला जो आर्क है ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब ए बी जो आर्क है इसका लेंथ फाइंड करो। तो लेंथ फाइंड करने के लिए अपन जानते हैं बहुत आसानी से कि लेंथ ऑफ द आर्क होता क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 60 है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है? तो रेडियस की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। तो अपन आसानी से लेंथ ऑफ द आर्क तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब ये जो सेक्टर है ओ ए बी, इसके एरिया को भी कैलकुलेट करना बहुत हार्ड तो कुछ है नहीं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क। देखो, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब हुआ कि ये जो आर्क है, इनके जो दो पॉइंट्स हैं उन्हें तुम आपस में कनेक्ट कर लो। तो इस आर्क के जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें तुम आपस में कनेक्ट कर लो। ठीक, अब बताओ, ये इन दो पॉइंट्स को जैसे ही तुम आपस में कनेक्ट किए तो सेगमेंट होता क्या है? कॉर्ड और आर्क के बीच का लेंथ। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का लेंथ यहां है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है वो क्या है? यहाँ ये वाला रीजन है। तो इसी रीजन का तुम्हें एरिया फाइंड करना है। तो ये है क्या? ये अपना एक सेगमेंट है, और सेगमेंट के लिए अपने को पता है क्या होता है भाई? फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यही होता है फॉर्मूला। अब आर की वैल्यू पता है अपने को 21, तो 21 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। या तो थीटा की वैल्यू पहले तुम लिख लो, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस साइन थीटा बाई 2 60/2 कॉस 60/2। अब बताओ, ये 21 का स्क्वायर
इससे 1/6 तो 1/6 इंटू 22/7 माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यही है। अब फर्दर आओ, फर्दर 21 का स्क्वायर, ये 2 से 3 टाइम्स, ये 2 से 11 टाइम्स, तो 11/21 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब इसी चीज को अगर तुम कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें क्या निकल कर आएगा, तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम यूजफुल रिजल्ट्स टू रिमेंबर। अभी कुछ चीजें अपने को याद में रखनी है, जैसे ये मेरे पास एक एनालॉग वॉच है। इस एनालॉग वॉच में तुम्हें दो चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहली चीज, ये जो छोटी वाली हैंड है, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन आवर हैंड कहते हैं। और ये जो लंबी वाली स्टिक है, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन मिनट हैंड कहते हैं। क्लियर है। अब तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो मिनट हैंड है ये 60 मिनट्स में कितने एंगल को कवर करेगी। तो 60 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट्स का मतलब हुआ कि मान लेते हैं ये मिनट हैंड पहले यहां थी, अब ये 60 मिनट का मतलब क्या है, ये फिर से घूम के 12 पर आ जाए, तो फिर से घूम के ये कंप्लीट रोटेशन करके ये फिर से यहाँ 12 पर आ जा रही है। तो ये कंप्लीट एंगल होगा कितना, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि भाई ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री का मूवमेंट करती है। कैसा कहना सही होगा कि एक मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री मूवमेंट करती है। तो तुम मेरे को यूनिटरी मेथड से बताओ कि एक मिनट में ये मिनट हैंड कितने डिग्री का मूवमेंट करेगी। तो ये 360/60, तो इसको अपन क्या कहेंगे कि 6 डिग्री का मूवमेंट है। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि ये जो मिनट हैंड है ये एक मिनट में 6 डिग्री का मूवमेंट करती है। ये चीज अपने को बिल्कुल याद रखना है। अब बात करते हैं अपन आवर हैंड के बारे में। तो बताओ एक आवर हैंड 360 डिग्री का मूवमेंट कब करेगा। तो आवर हैंड जब 12 घंटे हो जाए, जब आवर हैंड मान लेते हैं आवर हैंड अपना पहले यहां था, आवर हैंड लौट के फिर से यहां कब आएगा, जब 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि आवर हैंड के केस में कि 12 आवर्स में ये जो आवर हैंड है ये 360 डिग्री मूवमेंट कंप्लीट करेगा। तो एक आवर में ये कितना डिग्री मूवमेंट कंप्लीट करेगा, 360/12, तो इसे कह सकते हैं 30 डिग्री। और यही आवर हैंड एक मिनट में कितना मूवमेंट करेगा, तो एक आवर में भाई 60 मिनट, तो 60 मिनट में ये 30 डिग्री मूवमेंट कर रहा है, तो एक मिनट में ये कितना मूवमेंट करेगा, 30/60, तो ये कितना आएगा 1/2, इसका मतलब 0.5 डिग्री। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि एक आवर हैंड एक मिनट में 0.5 डिग्री मूवमेंट करता है, या फिर 1 आवर में ये कितना मूवमेंट करता है, 30 डिग्री का मूवमेंट करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल याद रखना है कि भाई जो मिनट हैंड होता है एनालॉग क्लॉक का, वो एक मिनट में 6 डिग्री ट्रैवल करता है, और जो आवर हैंड अपना होता है वो एक घंटे में 30 डिग्री ट्रैवल करता है। अब इसी के ऊपर में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो भाई लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 है, तो एक घड़ी बना लो। घड़ी में जो ये मिनट हैंड है मान लो, तो इस मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स मान लो, इनिशियली ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ है, 5 मिनट्स के बाद मान लेते हैं ये मिनट हैंड कुछ यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो ये एरिया अब अपने को कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया अब अपने को कैलकुलेट करना है। ये एरिया बनता हुआ कैसा दिख रहा है, तो ये तो भाई सेक्टर के जैसा बनता हुआ दिख रहा है। ये कैसा बनता हुआ दिख रहा है, एक सेक्टर के जैसा बनता हुआ दिख रहा है।
और ये जो एरिया फाइंड करना है, ये एरिया है क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर है। और अपने को पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चीज तो मेरे को रेडियस चाहिए जो गिवन है, दूसरी चीज मेरे को क्या चाहिए, दूसरी चीज मेरे को चाहिए एंगल ऑफ द सेक्टर। क्या तुम एंगल ऑफ द सेक्टर नहीं निकाल सकते? एंगल ऑफ द सेक्टर तुम निकालोगे कैसे? यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो मिनट हैंड की बात हो रही है, और दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि ये जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर रही है। तो बताना, एक मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है अपना मिनट हैंड, वो 1 मिनट में कितने डिग्री को ट्रैवल करती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में ये कितने डिग्री ट्रैवल करेगी, तो 5 मिनट में ये 6 डिग्री इंटू 5 30 डिग्री ट्रैवल करेगी। तो ये जो 30 डिग्री है ये तो अपना यही 30 डिग्री है ना। मिनट हैंड इनिशियली यहाँ पर थी, ये 5 मिनट में कितना एंगल ट्रैवल कर ली, ये 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल ट्रैवल कर ली। तो अब इस सेक्टर में तुम्हारे पास एंगल ऑफ द सेक्टर भी अवेलेबल है, रेडियस ऑफ द सेक्टर भी अवेलेबल है, तुम एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये जो मिनट हैंड है क्लॉक का मिनट हैंड का लेंथ का मतलब क्या हुआ, इसका रेडियस सर्कल का 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन बिटवीन 9 एंड 9:35 AM। तो इनिशियली अपन ये मान लेते हैं, सबसे पहले ये जो घड़ी, ये जो मिनट हैंड थी वो यहां पर थी। अब ये कहां पहुंच गई, 9 से 9:35। 35 का मतलब क्या, कुछ यहां 35 मिनट्स, 35 मिनट्स तो यही है ना। तो 9 बजे से 9 जब बज रहा था तो ये आवर हैंड यहां था, मिनट हैंड यहां था। यहां से ये मिनट हैंड कहां चलकर आ गया, यहां चलकर आ गया। तो मेरे को क्या निकालना है भाई, डिस्क्राइब द, ये वाला जो एरिया है ये एरिया निकालना है। तो ये है क्या, ये एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। सेक्टर में मेरे को चाहिए क्या, रेडियस। तो रेडियस तुम्हें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब बस ये वाला एंगल अगर निकल जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो ये वाला एंगल तुम निकालोगे कैसे, तो भाई एंगल होगा क्या, एंगल होगा क्या, सबसे पहली बात किसकी हो रही है, मिनट हैंड की हो रही है। तो एक मिनट हैंड 1 मिनट में कितने एंगल को कवर करता है, तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री कवर करता है। यहाँ पर कितने मिनट्स को ये कवर कर रहा है, यहाँ पर ये 35 मिनट्स को कवर कर रहा है। तो 6 इंटू 35, तो ये 210 डिग्री। तो ये जैसे ही एंगल 210 डिग्री निकल कर आ गया, वैसे ही तुम एंगल ऑफ एरिया ऑफ द फेस आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया ऑफ द फेस होगा क्या भाई, एरिया ऑफ द सेक्टर होगा। ये बात भी क्लियर है। तो चलो इसी के साथ अब अपने सेशन को अपन एंड करते हैं, मिलते हैं अब नए चैप्टर में। तब तक इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल में तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स में तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तब तक के लिए अगर तुम्हें इस सेशन में कुछ भी डाउट रहा हो तो तुम कमेंट करके अपने डाउट्स को बताओ। बाकी अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यूएशन में रखो और पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ बने रहो सेशन में। थैंक यू।